एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि आपका बीकॉम ऑनर्स, एमबीए एंड अदर कोर्सेज जहां पर भी आप जो है इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सीरीज ऑफ वीडियोस आपको इसमें मिलेंगी जिसमें से मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चाहे वो आपका थ्योरी हो, प्रैक्टिकल है, वो सारी चीजें इसमें कवर करने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए आज की जो हमारी वीडियो से शुरू करते हैं। सो गाइस, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आज हम इसका ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो इन्वेस्टमेंट इज अ बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी मस्ट बी चैनलाइज्ड इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट टू जनरेट इनकम। तो ये सब आपने 11th या 12th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो सेविंग्स है वो बोला जाता है कि जो इकोनॉमी के लिए सेविंग्स अच्छी नहीं है, बट उसी सेविंग्स को अगर हम इन्वेस्ट कर दें, पैसे को कहीं लगा दें, तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा प्रोडक्टिव जो है वो मेजर रहता है। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी तरीके से समझाया गया है, बट अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। लेमन लैंग्वेज में हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि हम अपने फंड को, जो भी हमारे पास फंड अवेलेबल है, जो भी पैसा अवेलेबल है, हम उसको सेव कर रहे हैं अपने पास बचा के सेव नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे। चाहे आप उसको बैंक में रख रहे हैं जिससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, शेयर्स परचेज कर लिया आपने, डिवेंचर परचेज कर लिए, जिससे कि आपका जो मेन मोटिव क्या है कि फ्यूचर में आपको वो पैसा कमा के दे, इनकम जनरेट हो और कैपिटल गेन भी हो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब देखते हैं इसकी बिजनेस डेफिनेशन क्या है। तो इन्वेस्टमेंट टर्म जो है इट इंप्लाइज एम्प्लॉयमेंट ऑफ करंट फंड। जो भी हमारा करंट फंड है उसको हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसको हम लगा रहे हैं टू अर्न कमेंसरेट रिटर्न इन फ्यूचर, जिससे कि हमें एक रेगुलर रिटर्न मिले फ्यूचर में। It implies sacrifice of current consumption for expected income in future because the amount which is not spent on the current consumption is saved and invested। मतलब जो भी हमारे पास अभी करंट में फंड है, हम उसको खर्च ना करके उसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम उसको कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से हमें एक्सपेक्टेड इनकम होगी फ्यूचर में। एंड ऐसा क्यों? बिकॉज जो भी हमने अमाउंट स्पेंड नहीं किया, हमने उसको सेव करके रखा एंड उसी को हमने क्या करा, इन्वेस्ट कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। An investment foregoes current consumption and invest his saving into investment in anticipation for higher future consumption। वही चीज अभी का उसने क्या करा, जो फंड था वो अपने फ्यूचर में उसने फ्यूचर रिटर्न के लिए, फ्यूचर कंजम्पशन के लिए उसने क्या करा, उसको इन्वेस्ट कर दिया अपनी सेविंग्स को। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट इन्वेस्टमेंट डज नॉट ऑलवेज गारंटी हायर फ्यूचर रिटर्न। एंड ये भी आप काफी इंपॉर्टेंट बात इसमें बोलेगी कि इन्वेस्टमेंट का मतलब हमेशा नहीं होता कि आपको हायर रिटर्न ही मिलेगा। कभी आपको मॉडरेट रिटर्न मिलेगा, लो रिटर्न मिलेगा, एंड कई बार क्या होगा, रिस्क भी इसमें होता है, तो कई बार आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। एट टाइम्स लॉसेस आर आल्सो and time losses are also incurred, जो मैंने आपको अभी बताया। Hence environment of इन्वेस्टमेंट इज क्वाइट अनसर्टेन है बिकॉज वहां पर रिस्क भी होता है। तो यहां से अभी हमने इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली कि हम अपने करंट फंड को ऐसी जगह एम्प्लॉय कर रहे हैं जिससे कि हमें एक्सपेक्टेड इनकम हो फ्यूचर में। ठीक है, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रियल इन्वेस्टमेंट, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। किसमें आप अपने पैसा को लगाने चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं और रियल इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, सबसे पहले उन्हें देखते हैं क्या इसका डिफरेंस है। शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में आ जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने अपने फंड्स को ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जो कि फाइनेंशियल नेचर में, फाइनेंस नेचर है या फाइनेंशियल एसेट्स है। जैसे कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आर क्लेम ओवर सम रियल या फिजिकल एसेट। द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल, जैसे कि हमने शेयर्स में लगा दिया, बॉन्ड्स में लगा दिया, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स में लगा दिया, तो ये सभी हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहलाया जाएगा। और उसके बदले जो हमें रिटर्न मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, इंटरेस्ट की फॉर्म में, डिविडेंड की फॉर्म में, एप्रिसिएशन इन वैल्यू। एप्रिसिएशन इन वैल्यू का मतलब है, सपोज आपने एक शेयर में का जो प्राइस चल रहा है वो 100 रुपीज का चल रहा है, वो आपने परचेज कर लिया एंड जब आपने उसको सेल किया उसका जो प्राइस था वो 150 था। तो यही अप्रिसिएशन होता है कि आपने 100 रुपए की चीज 150 रुपए में बेच दी, आपका जो 50 रुपए का एप्रिसिएशन हो गया आपके एसेट में। तो ये हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है जहां पर हम शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। रियल इन्वेस्टमेंट बेसिकली बिजनेस के लिए है। रियल इन्वेस्टमेंट, इसको इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, जहां पर हम रियल एसेट्स पे हम अपना पैसा लगा रहे हैं। जैसे कि प्लांट खरीदिया,
मशीनरी खरीदी हमने, कोई इक्विपमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, तो ये हमारे रियल इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रियल इन्वेस्टमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म होता है और वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड एसेट भी उनको बोला जाता है। एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्ट्स इन फाइनेंशियल एसेट्स एंड कमोडिटी एसेट्स। Nowadays, real estate investment has also become an इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। तो जो भी हमारा इंडिविजुअल यानी कोई अकेला सिंगल पर्सन है वो हमेशा फाइनेंशियल एसेट्स में ही डील करता है। फाइनेंशियल एसेट जैसे कि शेयर बॉन्ड्स में, एंड कमोडिटी एसेट जैसे कि सिल्वर में पैसा लगाता है, गोल्ड्स में पैसा लगाता है। और साथ ही साथ जो है रियल एस्टेट का जो भी हमारा कंसेप्ट है वो भी काफी डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। रियल एस्टेट में भी जो है इंडिविजुअल पैसा लगा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में वो भी वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट, रियल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब आता है ऑब्जेक्टिव। क्या हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट करने का? इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? कोई पर्पस होता है किसी भी वर्क को करने के लिए, हम क्यों कर रहे हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट हम इनको देखते हैं। सबसे पहला रिटर्न, कि जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट की जाती है तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, वो होता है हाई रिटर्न कमाना। तो रिटर्न का मतलब क्या है? टोटल रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर एसेट। तो जब भी कोई एसेट में हम पैसा लगा रहे हैं तो हम उसमें क्या चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें रिटर्न मिले, ज्यादा रिटर्न मिले, अच्छा रिटर्न मिले। एवरी इन्वेस्टर वांट्स टू मैक्सिमाइज टोटल रिटर्न, गिव्स द कंस्ट्रेंट इन टर्म्स ऑफ रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन एंड एक्सेट्रा। तो ये जो रिटर्न है वो भी डिपेंड करता है हमारे रिस्क पे, कितना रिस्क अवेलेबल है, कितना रिस्क जो है वो इन्वेस्टर टॉलरेट कर सकता है, रिस्क अवर्स है या रिस्क फ्रेंडली है। तो ये सब चीजें आप आगे पढ़ेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? रिटर्न कमाना। नेक्स्ट है रेगुलर इनकम और स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। तो कई जो इन्वेस्टर है वो ये भी चाहते हैं कि मेरे को ऐसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है जिससे कि मुझे रेगुलर इनकम होती रहे। तो सम ऑफ द इन्वेस्टर स्पेशली ओल्ड एज एंड रिटायर्ड पर्सन में हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलर इनकम और स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। जो भी ओल्ड एज या रिटायर्ड पर्सन है उन्हें क्या करना है, अपना रिटायरमेंट प्लानिंग जब वो करते हैं तो वो ऐसी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिनसे कि उन्हें रेगुलर इनकम हो, हर महीने कुछ ना कुछ जो है पैसा उनके लिए आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं रेगुलर इनकम। देयरफॉर दे प्रेफर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज ओवर इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन। जैसे कि मैंने अभी आपको समझा ही दिया, कैपिटल एप्रिसिएशन भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा जो कैपिटल हमने लगाया, फंड जो हमने लगाया वो एप्रिशिएट हो यानी वो बढ़े। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट में भी कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर इसको ग्रोथ ऑफ कैपिटल भी बोला जाता है। यंग पीपल हु डू नॉट वांट रेगुलर इनकम कैन टेक रिस्क मे हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन एंड प्रेफर इक्विटी शेयर रियल एस्टेट ओवर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज को प्रेफर नहीं करते हैं जो भी यंग एज पीपल है, बिकॉज उनको क्या करना है, एप्रिसिएशन करना है अपने कैपिटल का। अगर उन्होंने 10,000 रुपए लगाया तो वो चाहते हैं फ्यूचर में वो 10 का 12 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए। वो रेगुलर इनकम नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो क्या प्रेफर करते हैं, इक्विटी शेयर्स को प्रेफर करते हैं, रियल एस्टेट को प्रेफर करते हैं। किसके कंपैरिजन में? फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हमारा टैक्स बेनिफिट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो टैक्स बेनिफिट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो। तो वहां पर क्या है, कंपनीज जो है कंपनीज जो भी गवर्नमेंट है वो टैक्स बेनिफिट भी देती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो टैक्स बेनिफिट या टैक्स डिडक्शन जो है आपको उसमें मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से 80 का जो सेक्शन होता है 80C से लेके 80U तक, वहां पर टैक्स बेनिफिट के बारे में बताया गया। तो कई लोग टैक्स बचाने के लिए भी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेफ्टी ऑफ कैपिटल। कैपिटल की सेफ्टी भी हो। इन एवरी इन्वेस्टमेंट सेफ्टी ऑफ कैपिटल शुड बी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, अदर ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन कैपिटल इज सेफ। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन इन्वेस्टमेंट की पढ़नी चाहिए कि कैपिटल जहां पर भी वो लगा रहे हैं क्या वो सेफ है या नहीं। बिकॉज अगर कैपिटल ही सेफ नहीं है तो ना ही आप उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन ले पाएंगे, ना टैक्स बेनिफिट, ना रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा, ना ही रेगुलर इनकम आपकी या स्टेबिलिटी ऑफ इनकम रहेगी। तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल जो है वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी इन्वेस्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फीचर्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो अगर फीचर्स आए, कैरेक्टरिस्टिक्स आए इन्वेस्टमेंट के, तो उसमें आप ये सब लिख सकते हैं, जिसमें कि पहला है हमारा रिटर्न। Every investor is expected to provide certain rate of return over a period in future. Return is the income generated by an investment expressed as percentage of the cost of investment. तो रिटर्न क्या है? इनकम। जो भी आपको इनकम मिल रही है वही आपका रिटर्न है। तो रिटर्न किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक रेगुलर इनकम जैसे कि डिविडेंड, इंटरेस्ट,
या कैपिटल एप्रिसिएशन, ग्रोथ ऑफ एप्रिसिएशन, इन फॉर्म में हम इसको रिटर्न बोलते हैं। तो हर एक इन्वेस्टर क्या चाहता है, अपना जो उसने इन्वेस्टमेंट किया अपना मैक्सिमाइज करना चाहता है रिटर्न को, और मिनिमाइज करना चाहेगा हमेशा रिस्क को। तो रिस्क को मिनिमाइज करते हुए जो उसका रिटर्न है वो मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो रिटर्न क्या है, एक इनकम जो कि इन्वेस्टमेंट से जनरेट होती है, उसी को हम रिटर्न बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, आपको यहाँ पर बताया गया है, इफ अ पर्सन बाइज एन इक्विटी शेयर एट अ कॉस्ट ऑफ 100, एक पर्सन ने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, एक जिसका प्राइस था 100 रुपए, और उसे 10 रुपए डिविडेंड के मिले, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि उसका कितना परसेंट का रिटर्न आया, तो यहाँ पर 10% का रिटर्न आया, कि उसमें कॉस्ट कितनी लगी और उसके पास रिटर्न कितना आया। तो रिटर्न डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां से आप ऐसे रिटर्न जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 10% का उसका रिटर्न था। Here we assume no change in the share price at the end of the year. If the share price also increases to 105, then his return would be. यहाँ पर देखिए, अभी हमने कैपिटल एप्रिसिएशन की बात नहीं करी थी, सिर्फ हमने बात करी थी, यहाँ पर हमने ये अज्यूम किया कि शेयर प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। बट अगर 100 रुपए का वो शेयर अगर 105 रुपए का हो जाता है और उसको 10 रुपए डिविडेंड भी मिला, तब हम उस ईयर का कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10 रुपए हमें डिविडेंड के भी मिले, साथ ही साथ हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन भी हुआ। कैपिटल एप्रिसिएशन 105 माइनस 100, यानी अभी कितने का है, माइनस जो हमने बेस यानी जो परचेज किया था, एंड डिवाइड बाय कॉस्ट यानी 100। तो यहां से हमने देखा कि 15% का इस तरीके से हमें रिटर्न जो है वो इस 100 रुपए के शेयर से मिला। तो रिटर्न जो है पहला फीचर हो जाएगा इसका। Different investment instruments have different return depending on their level of risk. तो सभी इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ जो है रिटर्न आपको मिलेगा ही, और वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ रिस्क पे, कि कितना रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है, उस अकॉर्डिंग जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे कि ट्रेजरी बिल्स है या गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, इनका रिटर्न जो है वो बहुत कम है इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में, बट जो सेफ्टी है वो ज्यादा है, बिकॉज ये गवर्नमेंट एंड ट्रेजरी बिल्स भी गवर्नमेंट ही रिलीज करती है, और गवर्नमेंट की कोई अदर सिक्योरिटीज है कोई स्कीम से, तो वहां पर स्टेबिलिटी ऑफ इनकम तो उतनी हम नहीं कह सकते, बट यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रिस्क है वो बहुत ही कम है, और साथ ही साथ जो हमारा रिटर्न है वो भी कम है एज कंपेरिजन टू इक्विटी शेयर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा रिस्क। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सभी इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क जो है वो एसोसिएटेड होता ही है। तो रिस्क क्या है, वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि क्या चेंज आया, हमने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे जो है 10% का रिटर्न मिलेगा, बट आपको रिटर्न जो है हो सकता है कम मिला हो या हो सकता है ज्यादा मिला हो, तो इसी वेरिएबिलिटी को हम रिस्क बोलते हैं। अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर, यानी रिस्क क्या है, अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है। इफ रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इज सर्टेन फिक्स्ड एट 100% श्योर, इसका मतलब वहां पर कोई भी रिस्क नहीं है, यानी आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो वहां पर कोई रिस्क नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता है, वो बिल्कुल रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती है। हाउएवर रिसेंट सोवरेन डेट क्राइसिस इन यूरोपियन कंट्रीज कास्ट अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी बीइंग, इसको छोड़िए, यहाँ पे अपना रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। किस तरीके से हम रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, बस उसने इतना बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न का निकाल लेते हैं तो उसी को हम रिस्क बोलते हैं। तो रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर, यानी क्या हमें मिलेगा हमें नहीं पता। जैसे कि यंग एंटरप्रेन्योर्स मे टेक हायर रिस्क देन ओल्ड रिटायर्ड पीपल, ठीक है, देयरफॉर इन्वेस्टमेंट मस्ट बी डन कीपिंग इन माइंड द रिस्क बेयरिंग एबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर। तो जो इन्वेस्टर है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, रिस्क अवर्स भी होते हैं, रिस्क फ्रेंडली भी होते हैं, जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जो कम रिस्क लेते हैं, तो इसी तरीके से इन्वेस्टर को भी डिफाइन किया जाता है। Hence, risk assessment is the integral part of the portfolio management. तो portfolio management में हम क्या करते हैं, रिस्क को काफी अच्छे तरीके से हम उसको समझते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। नेक्स्ट फीचर है हमारा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि कितना वो इजी है जिससे वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कितना वो कैश के पास है, इसी को हम लिक्विड बोलते हैं, कि कितनी इजीली कैश में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी इन्वेस्टमेंट का फीचर होता है। इट इज द मनीनेस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, दैट इज द ईज दैट विच इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद नो और लिटिल रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल, यानी हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे कैश करा सकते हैं। सम एसेट्स आर हाईली लिक्विड, जैसे कि इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड, इसको आप कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, काफी लिक्विड है। बट कुछ ऐसे एरियाज भी है जो कि बहुत ही कम लिक्विड है, जैसे कि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर,
डिबेंचर्स, जैसे कि बॉन्ड क्या है 5 ईयर बॉन्ड, 10 ईयर बॉन्ड, तो इसमें आपका जो पैसा है वो 10 या 5 साल के लिए आपने जिस भी कंपनी का बॉन्ड खरीदा उसके पास चला गया है, जिस भी कंपनी का डिबेंचर खरीदा उसके पास चला गया है, तो जो लिक्विडिटी है वो काफी कम है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट द डेवलपमेंट एंड एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल मार्केट डिपेंड्स ऑन द ग्रेट एक्सटेंट ऑन द लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडेड इन इट। तो लिक्विडिटी का मतलब सिंपल इतना समझना है आपको कि कितना वो कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकता है। मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या है कि क्या हम उसको ट्रेड कर सकते हैं या नहीं। ए रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन मार्केटेबिलिटी दैट इज द ईज व्हिच एन एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड, यानी क्या वो, जैसे कि हमने लिक्विडिटी में देखा कि कैश में कन्वर्ट करने की क्या ईज है, और जो मार्केटेबिलिटी है उसका मतलब क्या है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है, जो एसेट है, क्या उसको आप खरीद या बेच सकते हैं, तो वो कितना मार्केटेबल है ये भी हम इसमें चेक करते हैं। एसेट में भी हाईली मार्केटेबल, जैसे कि आपका इसमें दिया हुआ है डिजिटल सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी जो है आप कभी भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो मार्केटेबल है। इक्विटी शेयर्स है वो भी आप जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा टैक्स बेनिफिट, मैंने आपको बताया गया कि जो टैक्स बेनिफिट हमें 80C से लेके 80U तक जो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, इसके लिए भी हम जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके बाद है हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पर इतना सही है कि हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम इन्फ्लेशन से बच सके या उसको कवर कर सके। इन्फ्लेशन जो है वो हर साल बढ़ता रहता है, तो हमें ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है जो कि हमें इन्फ्लेशन के रेट से ज्यादा रिटर्न दे रही हो। अगर हम मान के चलिए कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो 5% रेट से जो है वो चल रहा है, तो हमारा जो इन्वेस्टर का एम रहेगा वो ये रहेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जहां से आपको रिटर्न जो है उसको वो हेज कर सके, यानी उससे ज्यादा इन्फ्लेशन ज्यादा रिटर्न जो है आपको मिले। तो ये होता है हमारा हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अ गुड इन्वेस्टमेंट शुड बी प्रोवाइडेड हेज अगेंस्ट द परचेजिंग पावर या रिस्क और या इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्वेस्टर मस्ट इंश्योर दैट द रिटर्न जनरेटेड बाय द इन्वेस्टमेंट हायर देन द प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जहां पर देखिए एग्जांपल से बताया गया कि 8% का इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन चल रहा है, तो इन्वेस्टर हमेशा यही चाहेगा उसको 8% तो मिले ही मिले, बट उससे ज्यादा भी मिले, जिससे कि वो उसको कवर कर सके इन्फ्लेशन को। नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ कैपिटल। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि कैपिटल कितना सेफ है, ये भी इसमें देखा जाता है। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम स्पेकुलेशन स्टार्ट करेंगे, गैम्बलिंग स्टार्ट करेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। आज हम यहीं तक एंड करते हैं। और इस वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसका पूरा ओवरव्यू देखा, उसके फीचर्स देखे, कैरेक्टरिस्टिक देखे, कौन कौन सी चीजें उसमें इन्वॉल्व रहती है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हमने पढ़ी है। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।